नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 21 जून को दोस्तों आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जिसके 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों में से देखते हम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना भी वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। बाद बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यपाल के बारे में हम लोग देखें। जैसा कि दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, तो ये पूछा गया है, तो 8 भी पूछा जा ही सकता है। कल हम लोग ने आपके राज्यों के 28 राज्यों के राज्यपाल के बारे में देखा था। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं 45 मिनट का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा ऑल शिफ्ट में का। उसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस है जो कि किए हैं। तो आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक को देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के यूटी के आपके उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी जी हैं। चंडीगढ़ यूटी के बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव का श्री प्रफुल्ल पटेल है। दिल्ली का आपका विनय कुमार सक्सेना जी हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो श्री मनोज सिन्हा है। लक्षद्वीप का प्रफुल्ल पटेल है। पुडुचेरी का सीपी राधाकृष्णन है। और लद्दाख की बात करेंगे तो श्री विधि मिश्रा है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 है, जो कि कब आया गया था। ठीक है, तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की बात करेंगे तो 29 मार्च 2023 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 29 मार्च 2023 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। 29 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम बिल 2023 है, जो कि बिल है, जो कि पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेघालय के लोकसभा में कितने सीट आवंटित की गई। मेघालय को लोकसभा में कितने सीट आवंटित की गई। मेघालय की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने 1 मार के आया है, जो कि बहुत गलत है। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसके अलावा मेघालय की बात करते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री है कॉनराड के संगमा। राज्यपाल के वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। वहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 11। साथ में आपका विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो वह है 60। राज्य की राजधानी की है आपका शिलोंग, आपका क्षेत्रफल इतना है। बाकी अतिरिक्त जानकारी के तौर पर हम लोग देखें तो मेघालय को 1970 में असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में बनाया गया था। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा आपका 1972 में मिला था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो टॉप 10 राज्यों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आपका उत्तर प्रदेश में है 80 लोकसभा की सीटें। इसके बाद आपका महाराष्ट्र में है 48, बिहार की बात करेंगे तो 40। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 25 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपका 42 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है और आपका राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 14 किसे मिला है। तो पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 14 की बात करेंगे तो प्रभा अन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वरिष्ठ शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को आज नहीं मतलब कि 2015 में आपका ये पुरस्कार 2014 का पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। बाकी ये जो अवार्ड है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2012 से ये अवार्ड आपका दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उस कलाकार को दिया जाता है जो लंबे समय से शास्त्रीय गायन और वादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस सम्मान में 0.1 मिलियन यानी कि आपका $1200 की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और आपको दिया जाता है, एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, साथ में ये जो पुरस्कार है लाइफ टाइम पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो अब तक कुल 6, 7, 8 लोगों को मिला है। पहली बार 2012 में मिला था किशोरी अमोनकर को, 2013 में मिला था जसराज को, 14 की बात करेंगे तो प्रभा अत्रे को मिला था, जो कि पूछा गया है। 15 की बात करेंगे तो राम नारायण को मिला था। 2016 की बात करेंगे तो परवीन सुल्ताना को मिला। 2017 में आपका मणिक भिरे को मिला था। 2018 की बात करेंगे तो केशव गिंदे को मिला। 2019 में आपका अरविंद पारिक को मिला था। 2020 में आपका एन राजम को मिला था। 2021 में आपका श्री कुमार शर्मा को मिला था, जो कि संतूर वादक हैं। ठीक है, तो इन सभी को 1-2 बार आप भी पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ में भी देख लीजिएगा। यहाँ से सवाल आज बने हैं तो कल भी बनेंगे, परसों भी बनेंगे, तरसों भी बनेंगे और जब तक एग्जाम आपका चलेगा जब तक बनेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो दोस्तों बनाया जाता है प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर आपका 2 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके अलावा अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वैश्विक अनुष्ठान है जो शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को
बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस है पहली बार आपका 2007 में बनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के निम्नलिखित कारण क्या है। वर्षा का निम्नलिखित कारण पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ ना दिया गया हो तो इसका राइट आंसर आपका भूमध्य सागर दिया गया होगा, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ऑप्शन में बताया गया था, उसमें शायद भूमध्य सागर का जिक्र भी किया गया था। ठीक है, तो सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी भाग में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के आक्रमण के कारण सर्दियों में वर्षा का अनुभव होता है, जो कि छोटे जेट के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, जो कि आपका शायद सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। तो बता दें कि भारत के वित्त आयोग की बात करेंगे तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक सदस्य आपका अध्यक्ष होता है, बाकी 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। ये आपका अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है वित्त आयोग का, जिसका गठन हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति है जो कि करता है। इसके अलावा अभी वर्तमान में 2024 में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। उनके 5 सदस्यों की बात करेंगे तो अरविंद पनगड़िया को आपका सदस्य का 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य की बात करते हैं तो एनी जॉर्ज मैथ्यू है, अजय नारायण झा है, सौम्या कांति घोष है और निरंजन राजा अध्यक्ष है। ये आपका अंशकालीन सदस्य है। ठीक है, तो ये आपके अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष के अलावा ये 4 लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रेत की समाधि पुस्तक के लेखक कौन है। तो रेत की समाधि पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो रेत का जो समाधि है उस पुस्तक के लेखक का नाम है गीतांजलि श्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गीतांजलि श्री। ये आपके वरिष्ठ कथाकार है गीतांजलि श्री। इनका पुस्तक है रेत की समाधि को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए भी चुना गया था। हिंदी का ये पहला किताब था जिसने वैश्विक स्तर पर यह पुरस्कार हासिल किया था। रेत समाधि की अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था टॉम ऑफ सेंड, ठीक है, के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर किसके द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होगा। ये जो पुस्तक है पिता से उनकी बेटी को पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों का एक संग्रह है, जो कि मूल रूप से नेहरू के अनुरोध पर इलाहाबाद कानून पत्रिका प्रेस के द्वारा 1929 में प्रकाशित किया गया था। 1928 की गर्मियों में भेजे गए 30 पत्रों से मिलकर बनी थी, जब इंदिरा केवल 7 साल की उम्र की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, NIP का फुल फॉर्म क्या होता है। NIP का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो NIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसका राइट आंसर होगा। भारत में 5 साल की अवधि में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक समूह है, जिसकी प्रारंभिक स्वीकृति राशि 102 लाख करोड़ रुपए है। 2023 में 120 ट्रिलियन US डॉलर की बात करेंगे तो 1.4 ट्रिलियन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टार प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, कौन पैसा दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, स्टार्स परियोजना की बात करेंगे तो स्टार्स परियोजना का पूरा नाम राज्यों के शिक्षण अधिगम एवं परिणाम के कार्यान्वयन हेतु प्रोग्राम यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा $500 मिलियन की सहायता के रूप में यह परियोजना भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार से संबंधित है। इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षा में सुरक्षा के साथ शासन में सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। यह विश्व बैंक का घटक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस परियोजना में 6 भारतीय राज्य शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र है, ओडिशा है और आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा पर किस अवधारणा पर आधारित है। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगा। राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये वह निर्देश है जो भारतीय सरकार देश के प्रबंधन के लिए अपने संस्थानों को देती है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है, फिर भी उन्हें देश की सरकार में मौलिक माना जाता है, जिससे न्यायपूर्ण समाज को बनाए रखने के लिए कानून स्थापित करने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। विभिन्न ऐतिहासिक मामलों उनके महत्व के बारे में बात करते हैं और समय समय पर न्यायिक
व्याख्या के कारण विभिन्न जरबों को भी उजागर किया जाता है। इसके अलावा यद्यपि भारतीय संविधान में निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें उनके सार और दिशा के आधार पर आमतौर पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। ये 3 समूह आपके एग्जाम में बार बार आता है। एक है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है आपका उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। बाकी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तो है ही, भाग आपका 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कौन से साल में शपथ लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1952 हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मूल रूप से इनका नाम था राधा कृष्णैया, एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। उन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वो 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा वो 1949 से 52 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत थे और चौथे उपराष्ट्रपति भी। इसके अलावा 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति है जो कि ये बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 3 कठिया लगान के विरुद्ध नील विद्रोह के आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली की जब हम लोग बात करते हैं तो यूरोपीय बागान मालिकों किसानों को कुल भूमि का 3/20 हिस्से यानी कि 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। जैसा कि नाम से पता चलता है 3 कठिया की 3 कट्ठा अर्थ है। जब अंग्रेजों ने 1820 के दशक में बंगाल, बिहार भी जब उसका हिस्सा हुआ करता था, नील के बागानों की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत जिन किसानों के पास 1 बीघा भूमि थी यानी कि 1 बीघा = 20 कट्ठा, उन्हें 3 कट्ठे से अधिक नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके अलावा यदि किसाने के पास 2 बीघा जमीन होती तो उन्हें 6 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना पड़ता। इंडिगो की कीमत शुरू में बाजार में अधिक थी, लेकिन यूरोपीय बागान मालिकों आमतौर पर किसानों को इसके लिए बहुत कम कीमत देते थे। इसके अलावा बीज और प्रारंभिक लागत केवल यूरोपीय द्वारा प्रदान की जाती थी। इसका मतलब है कि किसानों को कम मिलने के बदले में अधिक भुगतान करना पड़ा। ये सभी कम उपजाऊ भूमि के कारण कर्ज में डूबे हुए थे। इसने कई विद्रोह आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें से नील विद्रोह 1859, चंपारण सत्याग्रह 1917 जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? तो 26 जनवरी की जब हम लोग बात करते हैं तो झंडा साल में 2 बार फहराया जाता है। एक 26 जनवरी जिसे कि हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं, एक 15 अगस्त जिसे कि हम लोग स्वतंत्र दिवस कहते हैं। तो 26 जनवरी को झंडा लाल किले पर राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। वहीं पर बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा आपका प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि गणतंत्र दिवस संविधान से जुड़ा दिन है और देश गणतंत्र बना था जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, सदिरनाट्यम के बारे में पूछा गया या आपसे पूछा गया था कथकली के बारे में, कोई ना कोई दोनों में से एक तो जरूर पूछा गया है। बाकी आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग करेक्ट कर दीजिएगा कि सदिरनाट्यम के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया था या कथकली का पुराना नाम पूछा गया था। कोई बात नहीं, कथकली का अगर आपसे पुराना नाम पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णनाट्यम, जैसा कि बच्चों के द्वारा अभी ऑप्शन बताया गया है। ठीक है, भरतनाट्यम का आपका सदिरनाट्यम होगा। बाकी कथकली की उत्पत्ति कुटियाट्टम, कृष्णानाट्यम, कलियरापट्टू जैसे अन्य कला रूपों से मानी जाती है। केरल कलामंडलम को पारंपरिक रूप से कथकली के प्रदर्शन के अग्रणी केंद्रों में गिना जाता है। ठीक है, बाकी भरतनाट्यम का ही पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर सदिरनाट्यम हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो इसने आपका यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि जो कि धारण किया था, जो कि आपके एग्जाम में आया था। बाकी कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के सम्राट था। 1509 से 1529 तक शासन किया था। वह तुलुव राजवंश के तीसरे सम्राट थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में एक माना जाता है। इसके अलावा कृष्णदेव राय के द्वारा बहुत सारे उपाधि धारण किया गया, जैसा कि आंध्र बोझ इसे कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंध्र का बोझ। इसके अलावा कर्नाटक रत्न, सिंहासन में स्वर, जिसका अर्थ होता है कर्नाटक के रत्न जड़ित सिंहासन के स्वामी। इसके अलावा यमन राज जो कि एग्जाम में पूछा गया था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बमनी सिंहासन पर राजा की स्थापना। एक होता है कन्नड़ राज्य राम रमन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कन्नड़ समाज के स्वामी। एक होता है गो ब्राह्मण प्रतिपालक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्राह्मणों और गायों की रक्षक। अगला मुड़ू रायरागंडा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 राज्यों की स्वामी। ये सभी आपकी उपाधि है जो कि इन्होंने धारण किया था। अगला है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा गया था तो राइट आंसर जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर है। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ोदरा में एक मराठी परिवार में हुआ था। बाकी 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था।
और कुछ नहीं, बस इतना ही। बाकी अगला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तो शाहजहाँ की बात करेंगे तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था। दारा शिकोह इसका राइट आंसर था। लेकिन आपको मालूम होगा कि औरंगजेब दारा शिकोह को शाहजहाँ का उत्तराधिकारी बनने नहीं दिया था। ठीक है, शाहजहाँ को इन्होंने 1658 में औरंगजेब ने किडनैप कर लिया था और 1666 तक, जब तक शाहजहाँ का मृत्यु न हो गया तब तक उसको आगरा के किला में रखा। ठीक है, तो शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। आप एक याद रखिएगा, देवराय की लड़ाई जो कि 12-14 अप्रैल 1659 को हुआ था। इस युद्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब की जीत ने उसके शासन पर अधिकार की पुष्टि कर दी थी। ये उत्तर पूर्वी भारत के देवराय में औरंगजेब उसके भाई प्रतिद्वंदी राजकुमार दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। दारा ने मारवाड़ के जसवंत सिंह के वादे के समर्थन पर भरोसा करते हुए औरंगजेब को चुनौती दी थी। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक अंतरिक्ष बंदरगाह है जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक अवरोधक द्वीप है। इसके अलावा यह इसरो के लिए प्रक्षेपण आधारित बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है और भूमध्य रेखा से निकटता के कारण से भू अस्थिर उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपका एलोरा की गुफा से संबंधित प्रश्न आपका देखने को मिला था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो एक ऑप्शन जहां तक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि इसका निर्माण चोलों के द्वारा कराया गया था, जो कि सरासर गलत है। इसका निर्माण चोलों के द्वारा नहीं, राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया गया था। ये विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ये अपनी स्मारकीय गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। 12 बौद्ध गुफाएं 1 से 12 तक के, 17 हिंदू गुफा है 13 से 29 और 5 जैन गुफा है 30 से 34। इन गुफाओं को दूसरे के समीप बनाया गया था। भारतीय इतिहास की इस अवधि के दौरान प्रचलित धार्मिक सद्भाव को प्रदर्शित करता है। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र भारत में शिलाकृत चट्टान को काटकर हिंदू मंदिर में सबसे बड़ा है। बाकी एलोरा के पास जैन गुफाएं 9वीं और 10वीं शताब्दी की है। 5 से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान 12 बौद्ध गुफाओं का निर्माण कराया गया था। बाकी एलोरा की 10 अवतार गुफा 15 गुफा में भगवान विष्णु के अवतारों को दर्शाया गया है। ये भी ऑप्शन था आपका कि वहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि ऑप्शन सही था, गलत पूछा गया था आपसे। ठीक है, एलोरा में कुल 17 गुफाएं जो हिंदू धर्म से संबंधित है। उनकी संख्या 13 से लेकर 29 तक है, जो वो लगभग 1600 ईस्वी से 875 ईस्वी के बीच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका रबी होगा। रबी की फसल के बारे में देखें तो ये सर्दियों की फसल के रूप में जाना जाता है। वो फसलें होती हैं जो सर्दियों के मौसम में अक्टूबर या नवंबर में उगाया जाता है। उनके बीच सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोए जाते हैं और सर्दियों के मौसम के अंत में बसंत के मौसम में फसल की कटाई होती है। कुछ रबी फसल को देखें तो चना आपका रबी फसल है। चना है, गेहूँ है, जई है, जौ है, आलू है, बीज जैसे सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा आदि शामिल है। खरीफ की फसल मक्का है, चावल है, ज्वार है, मोती जो है, फिंगर जो है, रागी है, अरहर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास आदि शामिल है। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग डिफीट हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम इन द दक्कन, यानी कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो जिसका राइट आंसर था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर था। बाकी हम इसको पीडीएफ में दे देंगे, तो आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे है जो कि हराया था। ठीक है, और ये इसका जो जानकारी है आपका एहोल शिलालेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है, जिसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, तो इसका राइट आंसर आपका 6 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। एक आपका पूछा गया था बीसी रॉय ट्रॉफी के बारे में। तो बीसी रॉय ट्रॉफी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका संबंध आपका फुटबॉल से है। ठीक है, बीसी रॉय फुटबॉल से है। ठीक है, बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, ये आपका पूछा गया था इसका उम्र कि कितने उम्र के लोगों को दिया जाता है। तो जो भी लोग 19 या कि 19 साल से कम के होंगे उसको ये पुरस्कार दिया जाता है, ये ट्रॉफी ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसे बीसी रॉय ट्रॉफी को ही कहा जाता है जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। It is for players under 19 years for age. This tournament is held every year. There is total 36 team currently. ठीक है, तो ये पूछा गया था। बाकी 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए होंगे उसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।